आप सभी का स्वागत है फिर से इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपकी तैयारी के लिए जनरल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, और इनमें से एक खास बात यह भी है कि हम अब जो भी सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आएंगे उन सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। यानी कि हर जो सब्जेक्ट की तैयारी है वो हर टॉपिक की तैयारी है और एक कंप्लीट तैयारी होगी, और आपके एग्जाम तक आपकी जो पूरी तैयारी हो चुकी होगी। तो इसी क्रम में आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जो शुरुआत का जो टॉपिक है, वो साइंस में बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। तो आइए देखते हैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आपकी तैयारी कितनी है और आप हमसे क्या और सीख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दूध को दही में बदलने के लिए उत्तरदायी है? Which one of the following is responsible for converting milk into curd? आपको बताना है कि उसका सिर्फ कैटेगरी बताना है आपको, वो जो भी चीज रेस्पॉन्सिबल है वो किस तरह की चीज है, वो किस तरह का जीव है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज फंजाई यानी कि कवक, सेकेंड ऑप्शन इज बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, थर्ड ऑप्शन इज वायरस विषाणु, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो बेसिकली जो दूध को दही में जो बदलने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो एक जीवाणु है एक तरह का, जिसको आप लैक्टोबैसिलस के नाम से जानते हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो वो क्या करता है, दूध में होता है और वो एसिड जनरेट करता है, जिसकी वो लैक्टिक एसिड बनाता है, जिससे कि जो दूध है वो फट करके दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाकी जीवाणुओं के बारे में देखिए, इसका आंसर है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। और बाकी जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनके बारे में अगर हम देखें तो जो फंगस अगर देखें तो फंगस ये सारे जो आपके यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं ये कहीं ना कहीं यूजफुल होते हैं हमारे लिए, एज एन ऑर्गेनिज्म हमें हेल्प करते हैं ये सारे के सारे। तो इसमें एक फंगस होता है एस्परजिलस नाइगर, आप सबसे ऊपर वाला एस्परजिलस नाइगर, ठीक, एक फंगस है और इससे क्या बनता है, सिट्रिक एसिड। ठीक, सिट्रिक एसिड आप जानते हैं नींबू में पाया जाता है, खट्टेपन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सेकेंड ऑप्शन था एसिटोबैक्टर एसिटाई, ठीक, ये क्या करता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, बेसिकली आप जो गन्ने के रस से सिरका बनाने का जो प्रोसेस होता है वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो एसिटोबैक्टर एसिटाई ये क्या करता है, जो गन्ने का रस होता है, जो शुगर होता है उसमें, उसको क्या करता है, एसिटिक एसिड में यानी कि विनेगर में, सिरके में उसको बदल देता है। थर्ड वाला अगर देखेंगे क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये क्या करता है, ब्यूटारिक एसिड के लिए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भी एक बैक्टीरिया है, एक फंगस है। सबसे ऊपर वाला एस्परजिलस नाइगर ये फंगस है, कवक है। एसिटोबैक्टर एसिटाई ये क्या, ये बेसिकली बैक्टीरिया है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये भी बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलम जो आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जो लैक्टोज शुगर होती है दूध में, लैक्टोज शुगर को क्या करता है, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक, जिससे दूध दही में बदल जाता है। और ये जो ईस्ट है, ईस्ट सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, ये भी बेसिकली अगर देखा जाए तो एक फंगस का ही एक प्रिमिटिव फॉर्म होता है ईस्ट। तो ईस्ट क्या करता है, जो शुगर होती है, जो गन्ने के रस में जो शुगर होती है, उसको ये क्या करता है, इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। ये भी एक इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जो इसका यूज किया जाता है, जिसका एप्लीकेशन किया जाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या था, बैक्टीरिया, यानी कि जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस वो एक तरह का जीवाणु है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। क्लोस्ट्रीडियम यानी कि जो बटर में जो ब्यूटारिक एसिड जो कन्वर्ट करता है वो भी एक जीवाणु है। एसिडोबैक्टर एसिटाई ये भी जो एसिटिक जो सिरका बनाता है वो भी एक जीवाणु है। जबकि जो सिट्रिक एसिड बनाने के लिए जो एस्परजिलस नाइगर है वो एक फंगस है। ईस्ट भी एक तरह का फंगस, एक तरह का कवक है, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, और ये शुगर को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होती है? फर्स्ट ऑप्शन ग्रीन एल्गी, हरित शैवाल। सेकंड ऑप्शन आपका ब्राउन एल्गी, भूरा शैवाल। थर्ड ऑप्शन इज साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, एंड फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव।
तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि ये अगर आप देखेंगे तो सेल्स दो तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें ट्रू डीएनए नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक, इसीलिए उनका नाम क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का कैरियन मींस होता है न्यूक्लियस। तो जिनका न्यूक्लियस फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है, जिनके अंदर जो जेनेटिकली पूरा ढांचा बहुत अच्छी तरह से विकसित नहीं होता पूरी तरह से, ये एक प्रिमिटिव फॉर्म का जो न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, इसमें डीएनए होता तो है बट वो न्यूक्लियस एक डेवलप्ड फॉर्म में नहीं होता, तो डीएनए उनके प्रोटोप्लाज्म में, जीव द्रव्य में ही वो तैरता रहता है। तो ये तरीका ये आपका जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है उसमें इस जो डीएनए होता तो है बट न्यूक्लियस के द्वारा बाउंड नहीं होता है। तो इस तरह से जो जितने भी प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसमें डीएनए से जो डीएनए बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जो ऐसा ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते जिसमें उनका डीएनए किसी मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड होता हो। तो इस तरह से अगर आप इन ऑप्शंस को चेक करेंगे देखेंगे तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये सब तो डेवलप्ड है, इनमें यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं, जबकि साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया जो है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। इसलिए जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो क्या होगा, ये सी वाला जो ऑप्शन है ये आपका आंसर होगा, इसमें ऑप्शन आपका सी सही होगा, क्योंकि ये जो प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल इनके अंदर पाई जाती है। ये जो सेल्स होती हैं ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल होती है, और इनमें जो डीएनए होता है वो किसी मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड नहीं होता है, इसलिए ना तो ही इसमें न्यूक्लियस होता है ना ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें अगर इसके बारे में देखेंगे डिटेल्स तो देखिए, जैसे बैक्टीरिया, बेसिकली जो बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया का जो ऑप्शन आप देख रहे थे वहां पे क्या है, यहाँ पे आपका डीएनए जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। जैसे जैसे प्लांट हायर ऑर्डर में डेवलप होता है तो उसमें आप देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट मिलता है, फिर हायर ऑर्डर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी उसमें मिलती है। तो यूकैरियोट्स में बेसिकली जो ये मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए जो है वो या तो क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के फॉर्म में पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, which one of the following is a free living bacterium that helps in nitrogen fixation in the soil? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा स्वतंत्र जीवाणु है मिट्टी में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो बेसिकली अगर आप इस क्वेश्चन के डिटेल में जाएंगे तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए जो बैक्टीरिया जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो मिट्टी में पाए जाते हैं, दूसरे वो जो जड़ों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आप ध्यान देंगे तो लिखा है फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब कि मुक्त होता है, वो किसी पौधे की जड़ में या इस तरह से एसोसिएटेड नहीं होता है, वो मिट्टी में फ्री रूप से रहता है। क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है वो ये उस तरह के बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो होगा आपका एजोटोबैक्टर, ठीक, क्योंकि बाकी जितने भी यहाँ पर है एनाबिना, एजोला, नॉस्टॉक, तो इनमें से जैसे एनाबिना नॉस्टॉक जो है ये कुछ अगर आप डिटेल्स में देखेंगे इसका तो ये आप देखिए कि जो एजोटोबैक्टर ये क्या है, फ्री लिविंग जो एक तरह से होता है बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है और फिर वो अमोनियम के फॉर्म में वो मिट्टी में घुल जाती है नाइट्रोजन। अब ये जो नाइट्रोजन फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, उसको नाइट्राइट में NO2- में कन्वर्ट कर देता है, और ये नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये नाइट्रेट ही पौधे ले सकते हैं। पौधे अमोनिया या नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो बैक्टीरिया का जो रोल है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एजोटोबैक्टर क्या होता है, जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया यानी कि जब बिजली वगैरह कड़कती है तो क्या अमोनिया के फॉर्म में आता है, फिर ये क्या करता है अमोनिया को अमोनियम में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि वो मिट्टी में घुल करके फिक्स हो जाती है, वो मिट्टी से फिर बाहर उड़ नहीं सकती है, गैस नहीं रह जाती, फिर अमोनिया आयन में उसको कन्वर्ट कर देता है, ये जो एजोटोबैक्टर है। ठीक है, बाकी जो बैक्टीरिया जो सोइल उसके जो पेड़ों या पौधों की जड़ों में जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस अमोनियम को नाइट्राइट में, फिर वो नाइट्रेट में फिर हो जाता है कन्वर्ट, और फिर उसे पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने ग्रोथ में उसका यूज करते हैं। जो बाकी इस तरह का जो बैक्टीरिया जैसा कि आपने देखा जो जड़ों में पाया जाता है उसमें एनाबिना है। एनाबिना क्या होता है
कि ये जो आप देखेंगे कि ये मॉस्किटो फन के नाम का जो प्लांट है, इसकी जड़ों के साथ में, इस पौधे के साथ में ये एसोसिएटेड रहता है। तो एक दूसरे का सिम्बियोसिस होता है जिसमें कि वो नाइट्रोजन फिक्स करता है और दूसरा उसके नाइट्रोजन को यूज करता है। इसमें नॉस्टॉक जो है वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करता है, लेकिन ये पौधे के साथ एसोसिएटेड रहता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। एक तो एजोटोबैक्टर जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो मिट्टी में पाया जाता है, वो जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मिट्टी में घुलित अवस्था में उसको कन्वर्ट कर देता है। फिर बाकी आप देख रहे हैं कि एनाबिना और एजोला, इन दोनों का एक एसोसिएशन है, सिम्बियोसिस है। ये पानी में एक्वाटिक प्लांट है बेसिकली एजोला, अगर देखा जाए तो एजोला के साथ में एनाबिना उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, जिससे कि एजोला ग्रो करता है और दोनों एक दूसरे के साथ में ग्रो करते हैं। नॉस्टॉक रूट्स में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एक तरह का एल्गी है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जेनेरिक नेम या साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज, आम का वैज्ञानिक नाम है। बेसिकली ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, स्मृति पे आधारित क्वेश्चन है, प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको इनके जो भी बायोलॉजिकल नाम है, बायोलॉजिकल नेम्स है, उनको आपको रिमेम्बर रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जब भी किसी चीज को खाते पीते हैं तो आपको उसका नाम एक बार जरूर देखना चाहिए कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो बेसिकली जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका आम को बोलते हैं। बाकी जो 3 ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ये एक फंगस है बेसिकली जो धान के ऊपर पाया जाता है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे फिगर, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ये ओराइजा सेटाइवा धान का वैज्ञानिक नाम है। ये इसके ऊपर एक फंगस होता है, तो धान की पत्तियों पे काले काले स्पॉट पड़ जाते हैं इसकी वजह से। तो ये जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो इसी जो फंगस का जो बोटेनिकल नेम है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। तो तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया था सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का वैज्ञानिक नाम है। ट्यूबर का मतलब आप जानते हैं जो रूट्स के फॉर्म में अंदर ही अंदर जो डेवलप होता है उसको ट्यूबर बोलते हैं। तो ये सोलेनम ट्यूबरोसम से आप ध्यान रख सकते हैं कि आलू को यह वैज्ञानिक नाम है। और आपका ये लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम, ये टमाटर का वैज्ञानिक नाम है, टोमेटो का। आप जैसा कि देख रहे हैं, तो ये 4 आपके जो वैज्ञानिक नाम आपको पता चले यहाँ पर कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, और धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा, और इसमें जो फंगस होता है वो है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, और टोमेटो का जो वैज्ञानिक नाम है वो है लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको यह बताना है कि गलत कौन सा है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड द साइज इज 0.3 माइक्रॉन्स। माइक्रॉन्स इज 10 to the पावर -6 मीटर। इसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोन। ये 1 माइक्रोन के बराबर होता है, यानी कि 1 मीटर का जो 10 लाखवां हिस्सा है वो 1 माइक्रोन के बराबर होता है, और उसका भी ये बोल रहे हैं 0.3 माइक्रोन है। जो माइकोप्लाज्मा जो सेल का साइज होता है वो बोल रहे हैं कि 0.3 माइक्रोन होता है। ठीक। सेकेंड ऑप्शन आपसे कहा जा रहा है कि बैक्टीरिया की जो सेल की जो साइज होती है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर की साइज का होता है बैक्टीरिया। तीसरा ऑप्शन आपको जो दिया गया है, द लार्जेस्ट सेल इन द एग और लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है जो हम लोग देखते हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि नर्व सेल्स आर सम ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल्स। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो सबसे छोटी कोशिकाओं में से एक होती हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो अगर साइज की बात करेंगे तो साइज बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे छोटा साइज किसका होता है, एटम का। और एटम बेसिकली क्या होते हैं, पिकोमीटर 10 to the power -12 या इससे भी छोटे साइज के हो सकते हैं। उसके बाद जब आप उसके ऊपर बढ़ेंगे तो आपको डीएनए आरएनए के मॉलिक्यूल का साइज मिलेगा। फिर डीएनए आरएनए से बड़ा आपको क्या मिलेगा,
वायरस मिलेगा, ये सब मिलेगा। ठीक, उसके बाद आप अगर जाएंगे, जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो आपको दिया माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा बेसिकली अगर देखा जाए तो सेल, अगर जिसको बोलते हैं सेल, क्योंकि वायरस सेल नहीं होता है, वायरस उससे भी छोटा होता है। तो वायरस अगर आप देखेंगे तो वायरस क्या करता है, बैक्टीरियोफेज जो होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस को क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका क्वेश्चन बेसिकली जो फोर्थ ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है कि ये तंत्रिका कोशिकाएं और छोटी कोशिकाएं होती हैं, ये ऑप्शन गलत है। यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही ऑप्शन गलत है। और आपसे यही पूछा गया कि कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो बेसिकली तंत्रिका कोशिकाओं की अगर बात करें कि तो तंत्रिका कोशिकाओं को अगर आप देखेंगे तो देखिए आपका ब्रेन से स्टार्ट होती, कोई भी नर्व आपके ब्रेन से, आपके स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होती है, और एक सिंगल नर्व भी पूरी बॉडी में वो ट्रेवल करती है। तो इस तरह से देखेंगे तो जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है बहुत लंबी होती है, यानी कि अगर एक नर्व यहाँ से निकल रही ब्रेन से तो आपके पैर तक भी जा रही होगी, आपके पूरे हाथ में रन कर रही होगी। तो इस तरह से जो इनकी लंबाई है वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जो चौथा ऑप्शन आपका डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, यानी कि यही आपका आंसर है। ठीक है, तो बाकी अगर हम कंपैरिजन की बात करें, बाकी सेल्स के कंपैरिजन की बात करें कि जो माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया और जो शुतुरमुर्ग का अंडा अगर आप देखना चाहें तो शुतुरमुर्ग का अंडा तो बहुत बड़ा होता है बेसिकली। तो इनका अगर साइज का कंपैरिजन आप देखें तो ये कुछ इस तरह से है। ठीक, कि जैसे अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ह्यूमन की सेल, जैसे अगर आप ह्यूमन सेल देखें, हमारी बॉडी की जो सेल है, अगर उसको हम बैक्टीरिया से कंपेयर करें तो ये देख रहे हैं कि हमारी बॉडी की सेल का एक हिस्सा दिख रहा है, उसके ऊपर एक बैक्टीरिया बहुत छोटा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो वायरस का जो साइज होता है, वायरस का साइज ये होता है कि जैसे बैक्टीरिया हमारी बॉडी की सेल के ऊपर दिखाई दे रहा है, वायरस बिल्कुल उसी तरह से इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर दिखाई देगा आपको। और जो आपसे जो माइकोप्लाज्मा की बात की गई, जो फर्स्ट ऑप्शन में जो बात की गई, वो एक तरह की बैक्टीरियल सेल ही होती है, लेकिन वो बैक्टीरिया बेसिकली फुल्ली डेवलप्ड नहीं, सबसे प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है। तो वो जो हमारी जो सेल्स होती हैं, बेसिकली वायरस सेल तो है नहीं, ये बैक्टीरियल सेल है, तो इससे भी छोटा होता है वो। यानी कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो साइज, अगर जो आप देखेंगे मोस्ट जो बैक्टीरिया वो कितने होते हैं, 1 से 10 माइक्रोन के बीच में होते हैं। और जो हमारी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो 10 to 100 माइक्रोन्स के बीच उनका साइज होता है। तो इस तरह से अगर आप देखें कि जो बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो यूकैरियोटिक सेल यानी कि हमारी बॉडी की सेल बैक्टीरिया के सेल के कंपैरिजन में लगभग 10 गुना बड़ी होती है। इसी तरह से जो बैक्टीरिया होता है वो जो माइकोप्लाज्मा की सेल्स होती है उससे लगभग 10 गुना बड़ा होता है। और वायरस से अगर उस पर जाएंगे, वायरस की साइज क्या अगर उसको हम देखेंगे तो वायरस का साइज उससे भी 10 गुना छोटा होता है नैनोमीटर में। फिर अगर आप चले जाएंगे फिर उसके बाद एटम्स के, डीएनए के, इन सब के साइज आपको मिलने लगेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का इस क्वेश्चन के बारे में था डिटेल्स आपका। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि which organelle in the cell other than the nucleus contains DNA? केंद्रक के अलावा कोशिका में किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड ऑप्शन गोल्जी एपरेटस यानी कि गोल्जी का है, तीसरा ऑप्शन लाइसोसोम, चौथा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हमने जैसे इस क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे अभी पहले आया था, वो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाई जाती है, तो ऐसे जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उन्हीं में पाई जाती है ये चीजें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, आपने देखा कि दो तरह की जो ऑर्गेनेल्स थे जिसमें डीएनए होता है, एक तो आपका क्लोरोप्लास्ट है और दूसरा क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, तो यहाँ पे उस क्वेश्चन की डिस्कशन से आपका ये आंसर क्लियर है कि यहाँ पे जो आपको आंसर है ये डी होगा, यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इसके अलावा भी ऑप्शन हो सकते थे, अगर यहाँ पे ऑप्शन आपका क्लोरोप्लास्ट भी दिया होता तो वो भी आंसर हो जाता आपका। ठीक है, तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो सेल होती है, तो सेल का जो अंदर का ढांचा जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स सेल के जो फंसे होते हैं वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। अंतःप्रदबी झिल्ली का एक नेटवर्क होता है पूरा सेल के अंदर, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स खांचे में फंसे होते हैं, तो वो जो नेटवर्क जो बनता है उसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स के नाम से जाना जाता है,
क्योंकि इसमें इस तरह के एंजाइम्स होते हैं कि जो भी चीज इसके अंदर आते हैं उनको वो डाइजेस्ट कर लेता है। फाइनली जब सेल इस स्टेज में आ जाती है कि वो फर्दर अब लाइव उसका जो एक्टिविटी है बायोलॉजिकल वो बहुत ही कम हो जाती है, तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, लाइसोसोम सेल को ही खा जाते हैं, इसलिए इनको सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए इसको क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आप देख रहे हैं दो तरह के क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है और न्यूक्लियस के अलावा और कहां पे डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, जहां पे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पीडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पीडोलॉजी अध्ययन है किस चीज का, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज अर्थ, पृथ्वी, सेकंड इज सॉइल, थर्ड इज डिजीज, फोर्थ इज पॉल्यूशन। तो बेसिकली पीडो का मतलब ही होता है सॉइल। अगर आप इसके थोड़ा सा इस वर्ड की एनालिसिस करेंगे, इसकी चीर-फाड़ करेंगे, तो पीडो का मतलब होता है सॉइल, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, लॉजी का मतलब स्टडी, तो पीडोलॉजी क्या हो गया, स्टडी ऑफ सॉइल। ठीक, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, बी, पीडोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ सॉइल। बाकी जो बीमारी का अध्ययन, तो बीमारियों, अलग अलग तरह की बीमारियां हैं और उनकी बीमारियों के अलग अलग तरह की बीमारियों का अध्ययन अलग अलग ब्रांचेज में होता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी पॉल्यूशन का आप जानते ही हैं, पॉल्यूशन ये सब चीजें एनवायरमेंटल उसके अंदर कवर की जाती हैं, तो पृथ्वी का अलग से जो रॉक वगैरह है इनका स्टडी अलग है, बाकी सारी चीजें इसमें भी सीस्मोलॉजी, अर्थ की वोल्केनो वगैरह का जो स्ट्रक्चर, वो सब अलग अलग तरह के फील्ड, सब कहने का मतलब जितने भी ऑप्शन बाकी आपको दिए गए हैं वो एक सब फील्ड है, उनके अंदर बहुत सारी फील्ड आती है, तो इसलिए यहाँ पे हम सॉइल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सॉइल के बारे में अगर देखें आप, तो ये आप देखिए, ये जो पेडोलॉजी में कुछ सॉइल का जो स्ट्रक्चर है इस तरह से सेक्शन काट करके उसका स्टडी किया जाता है, तो इसकी जो सबसे टॉप लेयर है, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है कि जो सॉइल की जो सबसे टॉप लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है, इसका नाम क्या होता है। ठीक, तो इस जो सबसे टॉप लेयर होती है, ऑर्गेनिक लेयर होती है, उसके नीचे ये लगभग 4-5 मिलीमीटर की होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर सॉरी, उसके बाद जो आता है आपका ये सरफेस, जिसको बोला जाता है जहां पे जड़ियां, फिर उसके बाद नीचे सब सॉइल होती है, सब सॉइल के नीचे सबस्ट्रेटम होता है, उसके नीचे बेड रॉक होती है, फिर आप उसके नीचे कुछ आपको मतलब फर्टाइल चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से जो सॉइल का जो सेक्शन जो काटा जाता है इसको सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। तो इसकी जो सबसे जो टॉप की सॉइल होती है, ऑर्गेनिक लेयर होती है, उसको ओ लेयर बोलते हैं या ऑर्गेनिक लेयर कहा जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या, स्टडी ऑफ मेंटल क्वालिटीज ऑफ कम्युनिटी इज, समुदाय की मानसिक विशेषताओं का अध्ययन कहलाता है। यह आपको बताना कि क्या कहलाता है, जो कम्युनिटी की अगर हम मानसिक जो मेंटल जो स्टेटस जो स्पेशलिटीज है वहाँ की क्या क्या चीजें हैं, उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है लोगों के दशाओं को, तो इस चीज की स्टडी को क्या बोलते हैं। तो ये 4 टर्म्स आपको दिए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और अक्सर पूछे जाते हैं और कंफ्यूजिंग भी होते हैं। पहला ऑप्शन है यूथेनिक्स, सेकंड इज एंथ्रोपोलॉजी, थर्ड इज यूजेनिक्स एंड फोर्थ इज यूफेनिक्स। बेसिकली अगर आप थोड़ा सा इसको अगर बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं फेनिक्स, यूफेनिक्स, फिर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे यूजेनिक्स, GEN, तो जी, और फिर ये एंथ्रोपोलॉजी तो अलग ही सब्जेक्ट डिसिप्लिन है, बाकी आपको कह रहे हैं फेनिक्स। ठीक, फेनिक्स यहाँ पर आ रहा है, तो फेनिक्स का मतलब फिनोटाइप, फिनो का मतलब कि जो दिखने में जो चीजों को इंप्रूवमेंट लाए वो फेनोटाइप, वो फेनिक्स है। जेनिक्स क्या करता है, यूजेनिक्स में जेनेटिक्स को इंप्रूव करने की बात की जाती है, और यूफेनिक्स में क्या कहता है, उसके फिनोटाइपिक, उसको दिखने के जो चीजों में जो इंप्रूवमेंट लाना होता है एनवायरनमेंट वगैरह में चेंज करके, वो यूफेनिक्स में अध्ययन किया जाता है। और यूजेनिक्स में क्या करते हैं, जेनेटिक्स को इंप्रूव करने की बात की जाती है, यानी कि कैसे जेनेटिक्स को इंप्रूव किया जाएगा। यूजेनिक्स में यह कहा जाता है कि जो अच्छे अच्छे जो फीचर्स वाले, विशेषताओं वाले जो लोग हैं, उनको सेलेक्ट करके उनकी मेटिंग कराएंगे तो हमारी जो जनरेशन इंप्रूव करेगी, ये यूजेनिक्स का मानना है। यूफेनिक्स में क्या होता है कि फिनोटाइपिक जो विशेषताएं होती हैं उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसकी जो दृश्य जो दिखने वाली जो गुण है, जैसे कि कलर, हाइट, इस तरह की चीजों को
उनमें उनके सराउंडिंग्स में किस तरह का चेंज लाया जाए जिससे किस तरह की चीजें इंप्रूव हो, उसकी स्टडी हम यूफेनिक्स में करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी को हिंदी में मानव विज्ञान कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में क्या करते हैं कि हम इसमें मानव की ओरिजिन से लेकर के मानव की ह्यूमन की ओरिजिन कैसी हुई, उसकी विशेषताएं क्या है, कैसे कैसे वो फैला, क्या है और वो कैसे रहता है, रहन सहन, सारी चीजें जो पूरे मतलब जो मानव विज्ञान, इसीलिए बोलता है कि पूरे ह्यूमन का जो भी ओरिजिन से लेकर के उनके रहन सहन सब कुछ सारी चीजों को जो स्टडी की जाती है वो एंथ्रोपोलॉजी में की जाती है। और यूथेनिक्स में जो यहाँ पे उसके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को और इन सबको देखते हुए। तो क्वेश्चन पूछा गया समुदाय की मानसिक विशेषताओं का अध्ययन, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर है यूथेनिक्स, यानी कि वहां की हम मानसिक विशेषताओं का समुदाय की अध्ययन करते हैं और उनकी लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है, ये यूथेनिक्स के अंदर किया जाता है। यूजेनिक्स में जेनेटिक्स पर फोकस किया जाता है, हमारी रेस को इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ह्यूमन मानव जाति के गुणों को बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। और यूफेनिक्स में उसके दृश्य रूप को, उसके मतलब फिजिकल चीजों को जो दिखाई देती है हमको, उनको इंप्रूव करने के लिए उनके सराउंडिंग्स को चेंज करके यूफेनिक्स को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। ठीक, तो आइए अगले यहाँ पे देख लेते हैं यूथेनिक्स में इंप्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशंस, वो किसमें होता है, यूथेनिक्स में। एंथ्रोपोलॉजी साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी, जैसा कि हमने बताया। यूजेनिक्स में इंप्रूवमेंट ऑफ द जेनेटिक क्वालिटी, जेनेटिक्स से ध्यान रखिएगा, यूजेनिक्स में जेनेटिक क्वालिटी इंप्रूव की जाती है। और यूफेनिक्स में क्या होता है, फिनोटिपिक इंप्रूव। फिनोटिपिक का मतलब जो हमें दिखाई देता है, आदमी का कलर दिखाई देता है, हाइट दिखाई देती है, सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो जो दिखने वाली चीजें उनका इंप्रूव यूफेनिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स में जेनेटिक्स इंप्रूव की जाती है। एंथ्रोपोलॉजी में पूरे ह्यूमन की ओरिजिन का ही पूरा स्टडी किया जाता है। यूथेनिक्स में लिविंग कंडीशंस की को इंप्रूव करने की बात कही जाती है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का था आंसर। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि हु इज नोन एज अ फादर ऑफ बायोलॉजी, किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस, सोक्रेटिस, हिप्पोक्रेटस। तो 4 लोगों के नाम है, ये चारों ही अपने अपने फील्ड के महारथी हैं। और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने के अलावा और भी कई फील्ड के महारथी हैं, तो इनके बारे में हम देखेंगे। हालांकि जीव विज्ञान का जनक जो अरस्तु है यहाँ पर, एरिस्टोटल को ही बायोलॉजी का फादर कहा जाता है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। और इनके जो ये थियोफ्रास्टस है, ये थियोफ्रास्टस को बॉटनी का फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, जबकि एरिस्टोटल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी या बायोलॉजी। तो अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु जो है वो बायोलॉजी, जूलॉजी एंड ऑल्सो एक चीज और है, इन्हें पॉलिटिकल साइंस का भी फादर कहा जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो अरस्तु है वो 3 चीजों के फादर हैं, जीव विज्ञान के भी, जंतु विज्ञान के भी और राजनीति विज्ञान के। और इनके शिष्य थियोफ्रास्टस, सेकंड ऑप्शन में जो आपको दिया गया है वो इनके थियोफ्रास्टस इनके शिष्य, इनके चेले हैं। और ये फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं, इन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। सोक्रेटिस, सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक थे एंड इसलिए उन्हें जो है फादर ऑफ फिलोसफी कहा जाता है, दर्शन विज्ञान का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा, मेडिकल साइंस के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने ही मेडिकल साइंस का जो सिस्टम है वो बनाया था, उसकी शुरुआत की थी, तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन या चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनके बारे में डिटेल्स अगर आप देखना चाहेंगे तो ये आपको दिए गए हैं। अरिस्टोटल इज फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो। थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी, सोक्रेटिस इज द फादर ऑफ फिलोसफी एंड हिप्पोक्रेटस इज द फादर ऑफ मेडिसिन। तो ये रहा आपका आज का सेशन, और इसी तरह के कलेक्शन के साथ हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको थैंक यू। लेकिन इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी अगर इस तरह के कोई और भी डिटेल्स जानने हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी डिटेल्स और बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, हमारे सोशल मीडिया के लिंक है, हमारे वेबसाइट के लिंक है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें वहां पर
पा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।